Hi guys, welcome to Easy Exam Sutra. So today we'll start the topic Attorney General of India. So let's start now. Okay. So our Indian Constitution provides Article 76 which mentions about the Attorney General of India, that is AG, and AG is the highest law officer in the country. We'll see the appointment. तो इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. अब कैसे अपॉइंट करते हैं? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये एक नाम सुझाते हैं प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता होगा. तो यस होता है. तो टू अपॉइंटेड एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वन शुड हैव द एलिजिबल टू बी द सुप्रीम कोर्ट का जज. एक आइदर वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या तो फिर वो 10 सालों के लिए किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहे हो, वकालत किए हों, या तो फिर वो प्रेसिडेंट की नज़र में कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट हों. ठीक है. तो अगर ये क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं तो ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं. इसके बाद इनका टर्म देखते हैं. तो जो टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के लिए कोई भी टेन्योर कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया गया है. तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होल्ड देयर ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो जब भी प्रेसिडेंट चाहें तब उन्हें उनके ऑफिस से बर्खास्त कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर अटॉर्नी जनरल खुद इस्तीफ़ा दे सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं एनी टाइम, और या तो फिर जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है या जब भी सरकार गिर जाती है तो उसी के साथ अटॉर्नी जनरल भी अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं. तो ये क्राइटेरिया रहा कि अटॉर्नी जनरल कैसे अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं. अब देखते हैं इनका ड्यूटीज़ एंड फंक्शन. तो गाइस जैसे हमने ऊपर देखा कि अटॉर्नी जनरल इज़ द लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, तो ऑफ कोर्स कि फिर वो कहीं ना कहीं एक लीगल एडवाइस दे सकते हैं. तो इसीलिए इनके ड्यूटीज़ में आता ही है कि वो गवर्नमेंट को हर एक तरह का लीगल मैटर पे एडवाइस देते हैं. और गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, अगर कंसर्न पार्टी गवर्नमेंट है तो उनके बदले ये प्रेजेंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो उनके मुद्दों को, उनके पक्ष को रखने के लिए, गवर्नमेंट के पक्ष को रखने के लिए. इसके अलावा अगर कभी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को रिफ़र करती है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर ऑफ किसी भी पॉलिसीज़ पे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के रिपोर्ट पे, तो उस समय भी अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट होते हैं उस कोर्ट में. तो ये रहा इनका ड्यूटी. इसके बाद गाइस देखते हैं राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ एजी. तो इनके कुछ राइट्स हैं. अब राइट्स क्या हैं? क्योंकि जो ऑफिस वो संभालते हैं उस ऑफिस के तौर पे इनको एक राइट मिलता है कि ये भारत भर में थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यूइंग केसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब सुन सकते हैं, जाके किसी भी कोर्ट में जाके बैठ के सुन सकते हैं कि जिस मुद्दे पे बात चल रहा है उसका ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके से निकल रहा है. वैसे या तो फिर जो हमारे 2 हाउसेज़ हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके किसी भी सीटिंग्स के किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो किसी मुद्दे पे बात भी कर सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं. बस ये दोनों ही हाउसेज़ में वोटिंग राइट नहीं रखते हैं, ये वोट नहीं कर सकते हैं गाइस. और इसके अलावा कि जो जॉइंट सीटिंग्स होते हैं ऑफ बोथ द हाउसेज़, तो जॉइंट सीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वहाँ भी अपना एडवाइस दे सकते हैं. या तो फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जब बनती है तो किसी भी कमिटीज़ का ये मेंबर भी हो सकते हैं और किसी भी कमिटी में भी अपना एडवाइस दे सकते हैं. तो ये तो है इनके राइट्स. इनके कुछ प्रिविलेजेस हैं. तो इनके जो प्रिविलेजेस हैं इट इज़ सेम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस. तो जो प्रिविलेज और जो सहूलियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वही सहूलियत एक अटॉर्नी जनरल को भी मिलता है. इसके बाद इनके कुछ लिमिटेशंस हैं. तो इनके लिमिटेशंस तो इसके लिए होते हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कि किसी और ऑफिस के साथ किसी तरीके का ड्यूटी, किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस या डिस्प्यूट को अवॉइड कर सके, इसीलिए ये लिमिटेशंस लगाए गए हैं. तो एक लिमिटेशंस तो है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को या तो कोई एडवाइस नहीं दे सकते, चाहे कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाके बातें नहीं कर सकते हैं. एक या तो फिर ये किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अक्यूज्ड हो, ऐसे पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के. तो अगर गवर्नमेंट परमिट करे तो ये डिफेंड कर सकते हैं. या तो फिर ये किसी भी तरीके का कोई डायरेक्टरशिप का पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी के डायरेक्टरशिप का पोस्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के. या अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस कि ये किसी भी मिनिस्ट्री को भी, ये गवर्नमेंट के ही किसी भी मिनिस्ट्री को भी ये अपना लीगल एडवाइस नहीं दे सकते बिना लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के परमिशन के, और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के परमिशन के. तो बिना लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के परमिशन के बिना या किसी भी अपने खुद के मिनिस्ट्री के लोगों को भी एडवाइस नहीं दे सकते. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे. इसके बाद हम देखते हैं गाइस, अच्छा एक बहुत ज़्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अटॉर्नी जनरल है ये फुल टर्म काउंसिल नहीं होते, ये फुल टर्म गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे काउंसलिंग नहीं देते हैं. इसीलिए इनको गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं एक, और इसीलिए ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होता है। ठीक है गाइस। अब एक लास्ट पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक ऐसा बॉडी है, और इसके अंदर एक और आता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दो ऐसे बॉडी हैं जो बनाए जाते हैं जस्ट टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं और डिप्यूटी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल को उसके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भार को कम करने के लिए और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ही मेंशन किया गया है गाइस। देयर इज़ नो मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, इसके अलावा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, ही इज़ ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल कैबिनेट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, और नाइदर ही इज़ द मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, क्योंकि सेंट्रल कैबिनेट में ऑलरेडी एक सेपरेट लॉ मेंबर होते हैं जो कि खुद लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो जो लॉ मिनिस्टर खुद होते हैं और उनको भी एक स्पेशल नॉलेज होता है लीगल अफेयर्स का, इसीलिए वहाँ पर कैबिनेट वहाँ पर अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं होते हैं। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच।